Hello guys, my name is Nagesh Nishad and you're watching my YouTube channel The Thousand World. Let's see what is law of conservation of momentum. ये बहुत ही important topic है ना। मोशन जो फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन, ये जो चैप्टर है इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो इसको हम डील करने वाले हैं कि जो प्रॉपर वैल्यू जो होता है फार्मूला ये कैसे आता है, ठीक है, इसको जानते हैं। सो सबसे पहले देखते हैं कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम होता क्या है। सो अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द मोमेंटम आफ्टर कोलिजन इट इज ऑलवेज इक्वल टू द मोमेंटम बिफोर कोलिजन। इसका मतलब क्या होता है, कोलाइड का मतलब होता है टकराना, ठीक है। जैसे एक बॉल है दूसरा बॉल से जब वो टकराएगा तो जो स्पीड पहले वाले बॉल के ऊपर था वो टकराने के बाद क्या करता है, अपना जितना स्पीड है वेलोसिटी है वो सेकंड वाले बॉल को दे देता है, जिसकी वजह से वो आगे मूव करता है। जैसे एग्जांपल लाइफ में आपने कई बार देखा होगा, आप नॉर्मल चल रहे हैं और आपके दोस्त आके आपको धक्का दे देते हैं, है ना, या फिर वो दौड़ते दौड़ते आते तो अपने आप को बचाने के लिए वो आपका सहारा लेते हैं, तो अपना जो सारा स्पीड है ना, वो आपके ऊपर ट्रांसफर हो जाता है और आप गिर जाते हैं सामने। ऐसा होता है, बहुत बार केस वगैरह होता है, ठीक है। तो इसको हम देखेंगे यहाँ से क्वेश्चन। सपोज एक बॉल ए है, ए हो गया, और ये बॉल है बी, ठीक है। तो ए बॉल की कोई स्पीड है जो किस पे टकरा रहा है, बी पे। तो पहला केस है, इसका कोई ना कोई स्पीड है और ये अपने जगह पर है रेस्ट में। फिर जब ये इसके ऊपर टकराएगा तो ए और बी के ऊपर देखो यहाँ पर कांटेक्ट हो गया है। फिर क्या होगा, जो ए का वेलोसिटी है वो बी को ट्रांसफर कर देता है। जितना रफ्तार से ए टकराएगा बी से तो ए का वैल्यू क्या हो जाने वाला है, यहाँ पर कम, क्योंकि टकरा गया है ना। तो इसका जो स्पीड है किस में आ जाता है, बी पे। तो फिर बी क्या करेगा, आगे मूव करता है, ठीक है। तो यहाँ पर समझ लो, जैसे ए टकराया है बी पे तो इसका सेकेंड कंडीशन है, ठीक है। अब इसके बाद क्या होने वाला है, जो ए है वहीं पर रेस्ट में हो जाएगा और वेलोसिटी किसको मिल जाएगा, बी को, ठीक है। अब यहाँ बॉल एम है ना, देखो बॉल है, जब कोई भी है ना फोर्स वगैरह लग रहा है ना, तो याद रखना जब ये अपना फोर्स इस पे लगाएगा, ठीक है, तब इसके पास मास भी होगा और एक्सेलरेशन भी होगा। एक्सेलरेशन क्यों, क्योंकि स्टार्टिंग में कोई ना कोई स्पीड है, फिर टकराने के बाद उसका स्पीड बदल जाएगा टाइम के साथ में, तो है ना रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, दैट इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। तो यहाँ पर देखोगे तो हम इसका नाम दे देते हैं एम ए, ठीक है। कई बार इसको m1 v1 भी बोला जाता है, तो याद रखना ma का मतलब यहाँ पर मास ऑफ a बात कर रहे हैं। तो इसका कोई ना कोई स्पीड है जिसको हम नाम दे देंगे ua, है ना। इनिशियल स्पीड जो भी होगा 10 मीटर पर सेकेंड, 5 या फिर है ना 20, कुछ भी हो सकता है। तो इनिशियल स्पीड इसका u है। अब ये मास ऑफ b है तो इसको नाम दोगे मास ऑफ b, है। तो अब यहाँ पर क्या होगा, इसका शुरू का स्पीड है ना, इसका शुरू का स्पीड को नाम दे दोगे u ऑफ b। अब यहाँ पर ए और बी टकराने वाले हैं, ठीक है। मतलब ए लगाएगा फोर्स, है ना, जो फोर्स है ए बी पे लगाएगा, उसके अगेंस्ट में जो आपका जो वैल्यू है ना फोर्स बी, ये भी किस पे लगाएगा, ए पर लगाता है, ठीक है। अब देख लो, अब ये ए है, अब टकराने के बाद क्या होगा, है ना, ये इनिशियल स्पीड हो गया, इसका इनिशियल स्पीड होगा। अब टकराने के बाद फाइनल स्पीड आ जाएगा, तो यहाँ पर जो ए का है यहाँ पर हो जाएगा वी ऑफ ए, ठीक है। वेलोसिटी ऑफ ए हो जाएगा और ये फाइनल वेलोसिटी ऑफ ये बी हो जाएगा, क्योंकि जिस रफ्तार से मूव कर रहा है। अभी भी ये मास ए का मास ए ही रहेगा, क्योंकि मास तो बदलने वाला नहीं है, और मास बी का ये मास बी रहेगा। अब फोर्स के टर्म पे समझते हैं कि वैल्यू असल में आता कहाँ से, इसको कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्यों बोला गया है। अब मैंने यहाँ पर एग्जांपल दिया है बॉल का, लेकिन आप एग्जांपल समझ सकते हो जो अपने फ्रेंड्स के साथ में, जैसे आप जब बास्केटबॉल खेलते हो या फुटबॉल खेलते हो, ठीक है, या फिर कोई ऐसा गेम जैसे रग्बी वगैरह भी हो जाता है ना, जिसमें आप प्लेयर्स मतलब दो प्लेयर्स दौड़ते एक साथ है। तब क्या होता है, तो कई बार क्या होता है कि आप जो है अपने दोस्त के ऊपर टकरा जाते हैं और आपका स्पीड कुछ और रहता है, मतलब मोमेंटम, मास है, वेलोसिटी है, मतलब मोमेंटम। तो वो क्या होगा, जब आप टकराओगे तो आपका जो स्पीड है, मोमेंटम, वो सामने वाले को मिल जाता है, जिसके कारण से वो सामने वाला और तेजी से आगे गिरता है, ठीक है। तो उसको हम यहाँ पर देखने वाले हैं बेसिकली। तब देखो, जब फोर्स, यदि फोर्स है, यदि वो ए ने बी पे फोर्स लगाया, तब क्या होगा, जो फोर्स है नेगेटिव, बी भी क्या करता है, ए पर फोर्स लगाता है, ठीक है। मैंने आपको बताया था इनर्शिया के अकॉर्डिंगली, तो उसको याद रखना है आपको हमेशा। अब यहाँ पर देखो फोर्स ऑफ ए ने, है ना, तो फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन, ठीक है। और यहाँ पर भी नेगेटिव, मास ऑफ बी इनटू एक्सेलरेशन, ठीक है, इसको याद रखेंगे एक्सेलरेशन, ठीक है। अब आपको पता होगा एक्सेलरेशन क्या होता है, स्टार्टिंग में इसका u स्पीड है,
टकराने के बाद उसका कुछ और स्पीड हो जाएगा, फाइनल स्पीड। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, दैट इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। ठीक है, यहाँ पर मैं इसको लिख देता हूँ, सिंस a इज इक्वल टू v माइनस यू अपॉन टी। अब यहाँ पर देखो मास ऑफ a के बारे में बात करेंगे तो ये हो जाएगा मास ऑफ a, और एक्सेलरेशन है तो v ऑफ a माइनस u ऑफ a अपॉन टाइम टेकन। ठीक है, और यहाँ पर नेगेटिव साइन ऑफ मास b, और ये भी क्या हो जाएगा, वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी ऑफ मास b, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ b हो जाएगा, और ये हो जाएगा टाइम। अब टाइम और टाइम दोनों कट जाएंगे, क्योंकि आपको पता है टाइम यदि डिवाइड में इस तरफ आके मल्टीप्लाई आया तो मल्टीप्लाई और नीचे में वैल्यू ऑलरेडी डिवाइड है, दोनों कट जाते हैं। ठीक है, तो इसको याद रखना, टाइम टाइम कट गया। अब इसको मल्टीप्लाई कर दो, ये हो जाएगा मास ऑफ a इंटू फाइनल वेलोसिटी ऑफ a, प्लस इंटू प्लस, प्लस का साइन, अब प्लस इंटू माइनस, माइनस का साइन आ जाएगा m ऑफ a इंटू यू ऑफ a, है ना। अब इसको समझो, माइनस इंटू प्लस, माइनस साइन m ऑफ b, और ये हो जाएगा v ऑफ b। अब माइनस इंटू माइनस, ये हो जाएगा प्लस का साइन, और ये हो जाएगा मास ऑफ b और इनिशियल स्पीड ऑफ b हो जाएगा। अब माइनस वाला जो u का वैल्यू उसको u के पास भेजो, क्योंकि यहाँ प्लस में है, और इस माइनस v का वैल्यू को आप इस तरफ ट्रांसपोज करो। ठीक है, तो अब आपका नया फार्मूला बनने वाला है मास ऑफ a v ऑफ a। अब ये माइनस इस तरफ आएगा तो हो जाएगा प्लस साइन, मास ऑफ b और v ऑफ b इज इक्वल टू, माइनस साइन देखो उधर जाएगा, पहले ये वाले प्लस वैल्यू लिख लो, तो मास ऑफ b u ऑफ b, और माइनस उधर जाके प्लस हो जाएगा मास ऑफ a u ऑफ a। अब देखो फाइनल वेलोसिटी v का मतलब होता है फाइनल वेलोसिटी, दैट मीन्स आफ्टर कोलिजन। ठीक है, तो मोमेंटम आफ्टर कोलिजन इज ऑलवेज इक्वल टू मोमेंटम बिफोर कोलिजन। आगे हम देखने वाले हैं कि यदि दो दोस्त यदि खेलते समय टकरा जाता है, दोनों का अलग अलग मोमेंटम है, तो टकराने के बाद जो सामने वाले के पास कितना मोमेंटम आ जाता है ना, कौन गिरेगा कौन नहीं गिरेगा, उसको हम देखेंगे आगे। तो ये मेन फॉर्मूला आपको लर्न करना है मोमेंटम का, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसका डेरिवेशन देख लीजिए, शायद 2 या 3 मार्क्स का पूछो, तो इससे आपको बहुत हेल्प मिलेगा, तो इसको आप बना लीजिएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन डील करते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन देख पा रहे होंगे आप लोग कि है ना, यहाँ पर लिखा है 2 पर्सन राजू एंड रामू हैविंग वेट 80 kg एंड 40 kg, दोनों का मास दिया हुआ है, वाइल प्लेइंग हॉकी हैविंग वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब सबसे पहला नाम राजू का है, तो 5 मीटर पर सेकेंड की रफ्तार से मूव कर रहा है, और रामू जो है वो 25 मीटर पर सेकेंड की है ना स्पीड से मूव कर रहा है। कोलाइड ईच अदर, कैलकुलेट द कंबाइंड वेलोसिटी, मतलब वो क्या है, टकराते हैं है ना एक दूसरे से। अब आपको क्या बताना है, इसका कंबाइंड वेलोसिटी क्या होगा। ठीक है, इसको जब आप सॉल्व करोगे, सबसे पहले मैंने हमेशा बोला आपको क्या लिखना है, गिवन। ठीक है, गिवन। एक काम करते, राजू को m1 मानते हैं, तो देखो है ना, ये हो जाएगा राजू, और यहाँ पर आप लिख सकते हैं m1 की वैल्यू कितना दिया हुआ है, ये है 80 kg। ठीक है, फिर है रामू, रामू का वैल्यू कितना है यहाँ पर, मास ऑफ 2, ये है 40 kg। ठीक है, इनिशियल स्पीड देखो, हैविंग वेलोसिटी, शुरू में स्पीड क्या था, तो राजू का जो स्पीड है ना u1 बोल सकते हो, तो वो है आपका 5 मीटर पर सेकेंड, और रामू का जो स्पीड है इनिशियल है ना, इसको बोलोगे 2 है ना, ये हो जाएगा 25 मीटर पर सेकेंड, ये है। अब आपको उसने कंबाइंड वेलोसिटी निकालने बोला है, कंबाइंड वेलोसिटी का मतलब टोटल v आपको निकालना है। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, आपको पता है फॉर्मूला मेन क्या होता है, m1 v1 प्लस m2 v2 इज इक्वल टू m1 u1 है ना प्लस m2 u2। अब देखो, अभी मैंने कुछ देर पहले बताया था, 1 को a भी बोल सकते हो, ma va है ना, mb vb, या फिर इसको चाहो तो m1 v1 या m2 v2 भी बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, दोनों करेक्ट आंसर आ जाएगा बस, है ना। अब देखो यहाँ पर बोला फाइनल वेलोसिटी निकालना v है ना, टकराने के बाद का, तब क्या होगा, जो v1 और v2 है ये वैल्यू एकदम सेम है, इसको सिर्फ इसलिए आपको क्या लिख दो, m1 प्लस m2, और इसको ब्रैकेट में v लिख दो, क्योंकि फाइनल वेलोसिटी आपका आने वाला है। अब m1 u1 का वैल्यू नोट करेंगे और m2 u2 का वैल्यू नोट करेंगे। ठीक है, m1 कितना दिया हुआ है देखो 80, प्लस m2 कितना दिया हुआ है 40, और ये v वैल्यू तो दिया ही नहीं है। ठीक है, m1 अगेन देख लो 80 है,
और m1 का जो u1 है वो है 5 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, प्लस m2 जो है 40 kg है। अब देखो यहाँ पर जो वैल्यू आने वाला है, सपोज वो दोनों जब कोलाइड करके टकरा रहे हैं एक दूसरे के अपोजिट में, है ना, एक सामने वाले एक तरफ बॉल के लिए जा रहा है, दूसरा भी बॉल के लिए आ रहा है, तब उसका जो स्पीड होगा वो अपोजिट में आ रहा है ना। तो इसलिए इसको वैल्यू को किस में लिखोगे आप, u2 का जो वैल्यू है उसको आप निगेटिव में लिखोगे, -25, ठीक है, याद रखना, क्योंकि ये अपोजिट डायरेक्शन में दौड़ते हुए आ रहा है और मास नेगेटिव नहीं हो सकता, है ना, क्योंकि मास कोई ना कोई वैल्यू दिया हुआ है वो पॉजिटिव में ही आएगा। अब देखो 80 + 40 कितना हो जाएगा, 120v। अब 18 5 से कितना होता है, 400, प्लस इंटू माइनस का साइन, और 25 4 जा होता है 1000, है ना, 100 हो जाएगा और एक जीरो मिला के 1000 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो 120v = 400 - 1000 आया, माइनस कर दो आंसर आ जाएगा। 120v = ये -600 आएगा आंसर, है ना। अब इसको क्या करो, डिवाइड में, देखो अब इसके बीच में मल्टीप्लाई का साइन है तो ये नंबर इधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड में, तो ये v = होगा -600 अपॉन 120। अब इसको 0 0 से काट दो, 12 के टेबल में 60 आता है, तो फाइनली v का वैल्यू आएगा -5 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, ये आपका फाइनल वेलोसिटी आ जाता है, ठीक है, बहुत आसान है। अब -5 का मतलब समझो ये जो निगेटिव तरफ, मतलब सामने वाले का पलड़ा भारी होने वाला है, ठीक है, ये नेगेटिव साइन ये आपको बता रहा है जो अपोजिट डायरेक्शन का जो वैल्यू है वो यहाँ पर पलड़ा उसका भारी पड़ने वाला है, इसलिए जो वैल्यू है माइनस का आया है। इसका मतलब यहाँ पर जो रामू रहेगा, है ना, तो रामू का जो स्पीड है वो राजू से ज़्यादा है, मतलब जो मोमेंटम है, तो यहाँ पर क्या होगा, जब वो दोनों टकराएंगे रामू जो है वो राजू की तरफ जाके मूव करेगा, ठीक है, तो मतलब मेन जो फोर्स मिलने वाला है रामू से मिलेगा और राजू आगे गिर जाएगा। इसको याद रखो, क्योंकि नेगेटिव साइन आया है और नेगेटिव जो साइन था अपोजिट कौन था, यहाँ पर वो था रामू का जो वैल्यू यहाँ पर नेगेटिव में है, तो इसको याद रखोगे आंसर। तो इसी के साथ एक और क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनता है, वो है गन, है ना, जब बुलेट वगैरह फायर किया जाता है गन से, तो बुलेट या फिर रिकॉइल जो वेलोसिटी है वो कितना होता है, ये निकालना पड़ता है। अब जो एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपसे हम शेयर करना चाहेंगे वो ये है कि फील्डर जो क्रिकेट वगैरह जब खेलते हैं तो फील्डर जो होता है जब कैच करता है बॉल को, तो बॉल को कैच लेते समय वो उसको नीचे क्यों लाता है, ठीक है, वाई ही पुल्ड हिज हैंड्स विद द बॉल। तो इसको समझते हैं क्वेश्चंस को, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मास इनटू वेलोसिटी ये होता है मोमेंटम, ठीक है। जब बॉल एकदम हाई पर हो तो जब वो नीचे गिरेगा तो बॉल, जानते हैं ना टेनिस बॉल जो होता है बहुत ही हार्ड होता है, एकदम पत्थर जैसा, और यदि वो एक स्पीड से नीचे आ रहा है तो उसके पास मतलब वेलोसिटी भी है, मास भी है, वेलोसिटी भी है। तो यदि कोई फील्डर डायरेक्टली कैच लेता है तो इससे क्या होगा कि मास इंटू वेलोसिटी, मतलब उसका मोमेंटम इतना ज़्यादा रहता है कि हाथ पे जैसे ही कैच लेगा तो हाथ को लग सकता है, ठीक है, चोट लग सकता है। तो इसलिए क्या किया जाता है, जैसे फील्डर्स है जब एक कैच लेते हैं तो इसके मोमेंटम को ज़ीरो करते हैं, ठीक है। मोमेंटम को ज़ीरो कैसे करेंगे, जैसे ही वो कैच लेते हैं तो उस समय ऐसा नहीं कि डायरेक्ट हिट हो, ठीक है, वो बॉल धीरे 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 नीचे आता है और उसके टाइम को इंक्रीज करने से क्या हो जाता है, इसका वेलोसिटी तब तक वो नीचे लाते हैं तब जब तक इसका वेलोसिटी क्या ना हो जाए, ज़ीरो, ठीक है। तो इसलिए जब ऊपर से कैच लेते हैं तो धीरे धीरे करके क्या करते हैं, नीचे लाते हैं, और जिससे कि जो वेलोसिटी हो जाता है ज़ीरो, और इससे फिर चोट वगैरह। इसी के जैसा एक और एग्जांपल देखो कि आपने देखा होगा जैसे ओलंपिक वगैरह होता है तो ओलंपिक में हाई जंप एक इवेंट है, ठीक है। तो इस हाई जंप में क्या होते हैं, जैसे आप नॉर्मली आप इंडियन लेवल पे ऐसे देखोगे तो उसको क्या करते हैं, रेत वगैरह के ऊपर हाई जंप करवाया जाता है, ठीक है, लेकिन सॉलिड सरफेस पे क्यों नहीं कराया जाता। या फिर आप देखोगे, है ना, ओलंपिक लेवल पे या नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे, तो उसमें क्या जब हाई जंप करवाते हैं तो जब प्लेयर होता है ना, लाइन जो पोल होता है उसके जब बाजू में गिरता है तो उसके नीचे में बहुत ही बड़ा गद्देदार, है ना, कुशन, एकदम बहुत बड़ा मैट रहता है। तो ऐसा वहाँ पर क्यों रखते हैं, ठीक है, वहाँ पर हार्ड सरफेस क्यों नहीं रखते हैं। दिमाग लगाओगे तो बिल्कुल ये उसी के जैसा ही है, ठीक है। जब
एथलीट जब जंप करता है हाई जंप, तो इसके पास एक वेलोसिटी होता है ना, ध्यान रखना, क्योंकि मोमेंटम बहुत जगह काम आता है। तो जब इसके पास वेलोसिटी है, अब जब ये जंप करेगा, है ना, और मास भी है, सपोज वो कितने भी केजी का हो सकते हैं, जैसे 60 केजी, 70 केजी, 80 केजी, कुछ भी वैल्यू होगा, ठीक है। तो उसके पास मास है और जब जिस रफ्तार से कूदेगा तो उसके पास क्या आ जाता है, वेलोसिटी, है ना। फिर जब वो नीचे डाउन जब गिरेगा तो उसका इम्पैक्ट यदि सॉलिड सरफेस रहा तो उसके साथ बड़ा भयानक होने वाला है और उससे उसको बहुत ही गहरा चोट लगेगा। तो इस चीज़ से बचाने के लिए वहाँ पे एकदम गद्देदार, है ना, कुशन्ड एकदम बढ़िया से उसको रखा जाता है, ताकि जब प्लेयर वहाँ पर जब गिरे, है ना, तो उसका टाइम है ना, जो रिड्यूस होके वो पूरा ज़ीरो हो जाए, उसका वेलोसिटी मतलब मोमेंटम जो है पूरा ज़ीरो हो जाए, इसलिए उसको रखा जाता है, ठीक है। जैसे ही गद्दे में गिरेंगे फिर धीरे धीरे गद्दा क्या होता है, नीचे जाता है ना, और जो प्लेयर है थोड़ी देर के लिए नीचे जाएंगे और उसका जो वेलोसिटी पूरा ज़ीरो हो जाता है। If you like the video, press like button. Also subscribe button and share it to your friends so that they also get the knowledge.